हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये क्वेश्चन सेट इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन होगा, ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाली कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी ना हो। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसको हमने दो सेट में डिवाइड किया है। यानी पहला वीडियो 15 क्वेश्चन का होगा और दूसरा वीडियो भी 15 क्वेश्चन का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इन चारों में से कौन सा क्वांटम नंबर नहीं है? तो इसका सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा एवोगाड्रो नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर। 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, पर एवोगाड्रो कोई क्वांटम नंबर नहीं है। क्वांटम नंबर 4 नंबर का एक सेट है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन का पूरा इंफॉर्मेशन पता लगाया जा सकता है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे एक इलेक्ट्रॉन किस शेल में है ये पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4s सब शेल में है, तो इसका मतलब वो चौथे नंबर ऑर्बिट या शेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से एक इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है ये पता लगाया जा सकता है। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है ये पता लगाया जा सकता है। और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताता है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अगर स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +½ है, यानी वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अगर वो -½ है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइसोटोप्स में क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, पर मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइसोटोप्स का एग्जाम्पल होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम का मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्रिटियम का 3 होता है। ट्रिटियम एक हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही है। एक होता है आइसोबार। वो सारे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, वो होते हैं आइसोबार्स। जैसे आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का 20, और दोनों का मास नंबर अराउंड 40 है। आइसोटोन, टोन से याद रखिएगा न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका न्यूट्रॉन सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर 36, क्लोरीन 37, आर्गन 38, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ये सारे एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन्स सेम है। और एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स वो एटम्स होते हैं जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। इधर पे Na+, Ne, Mg2+, Al+3, F-, ये सारे एटम्स का इलेक्ट्रॉन 10 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पर ये आयन के फॉर्म में है Na+, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, पर ये 2+ आयनिक फॉर्म में है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये भी बन जाएगा 10। वैसे ही Al+3 और F- एनायनिक फॉर्म में है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, पर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 हो जाएगा। तो इधर पे दिए हुए जितने भी एटम्स हैं सबका इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एटम के किस भाग में इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है? वो होता है ऑर्बिटल में। अगर आप किसी का एड्रेस पूछेंगे
कि वो भारत में कहाँ रहता है, तो सबसे पहले वो अपना स्टेट बताएगा, सपोज वो अगर वेस्ट बंगाल में रहता है। फिर अपना सिटी बताएगा, सपोज वो कैलकाटा में रहता है। उसके बाद वो अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताएगा, अपना लेन नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नंबर जो भी है। तो ये जो है लेन नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नंबर, वो होता है ऑर्बिटल, समझ लीजिए उसका घर। ये कैलकाटा यानी उसका सिटी, ये होता है सब शेल, और वेस्ट बंगाल उसका ऑर्बिट या शेल। तो किसी भी व्यक्ति का पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा होता है उसका घर में, समझ लीजिए ऑर्बिटल वही घर है। तो इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा होता है ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होता है नोडल प्लेन में। तो ऑर्बिटल का ठीक उल्टा नोडल प्लेन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसे गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, ये किसने किया था? तो इसे किया था रदरफोर्ड ने। इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया और उस पे अल्फा पार्टिकल यानी He+2, अगर हीलियम में से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाता है। तो अल्फा पार्टिकल से इन्होंने गोल्ड फॉयल पे बॉम्बार्डमेंट करवाया और इन्होंने क्या देखा, 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉयल से लड़के रीबाउंड हो जा रहा है एकदम सेम डायरेक्शन से, यानी ऐसे जा रहा है और वैसे ही वापस आ जा रहा है। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि इस एटम के बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज का एक हेवी मास सिचुएटेड है और इसका नाम उन्होंने दे दिया न्यूक्लियस। पर उस टाइम न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ नहीं था, इसीलिए उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस में बस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी 1932 में होता है जेम्स चैडविक के द्वारा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो थ्योरी था वो दिमित्री इवानेंको ने बताया था 1932 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वांटम नंबर से हमें एक इलेक्ट्रॉन का सबशेल पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है एजिमुथल क्वांटम नंबर से, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन कौन से शेल या ऑर्बिट में है ये पता चलता है। स्पिन क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है ये पता चलता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किन 2 एटम्स में है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जब ये न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। क्लोरीन का होता है 17, पर ये एनायनिक फॉर्म में है, इसमें -1 नेगेटिव चार्ज है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, और फिर Cl-, तो Cl- का हमने ऊपर देखा, इसका भी होगा 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। पर ऑप्शन सी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। Mg2+, यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, यानी -2, तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो 11 - 1, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका आंसर दोनों होगा, ये नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटॉमिक थ्योरी किसका है? तो एटॉमिक थ्योरी बताया था डेल्टन ने। आपने सुना होगा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी भी पार्टिकल को आप तोड़ते अगर जाएंगे तो लास्ट में वो पार्टिकल ऐसा स्टेट में पहुंचेगा जहां से वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसे डेल्टन ने एटम का नाम दिया था। डेल्टन से भी 2000 साल पहले इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने यही थ्योरी बताया था कि अगर आप किसी पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, और उसी को उन्होंने एटम की जगह परमाणु नाम दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एटॉमिक नंबर ऑफ ए गिवन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू,
एक एटम का एटमिक नंबर हमेशा उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इससे पता चलता है। कोई भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स होते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं जिसे न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, और न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं अगर वो एटम न्यूट्रल रहा तो। पर एटम आयंस के भी फॉर्म में मिलते हैं। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज आयन रहा तो उसे हम बोलेंगे कैटायन, अगर नेगेटिवली चार्ज आयन रहा तो उसे हम बोलेंगे एनायन, जैसे Cl- और कैटायन में Na+। तो इनमें अगर आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या Na+ में 10 है और Cl- में 18 है, पर इनका अगर एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो वो अभी भी 11 और इसका 17 ही है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना है। तो याद रखिएगा हमेशा एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटम के 5th शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो इसका एक फॉर्मूला है 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। शेल का नंबर 1 रहा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 1² यानी 2, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वैसे ही दूसरे शेल में 2 × 2² यानी 8, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 2 × 3² यानी 18, वैसे ही चौथे शेल में 2 × 4² यानी 32, और पांचवें शेल में 2 × 5² इक्वल टू 50। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। पांचवें शेल में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cu+2 में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन 2017 WBCS मेंस में पूछा जा चुका है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 1। अब इसे समझते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब ये 29 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहला शेल में बस एक सब शेल रहेगा यानी S, दूसरा शेल में S और P रहता है, तीसरे शेल में S, P, D रहेगा, और चौथे शेल में S, P, D और F रहेगा। पर कॉपर के केस में S में ही सारा इलेक्ट्रॉन खत्म हो जा रहा है, तो इसीलिए PDF नहीं आ रहा है इसमें। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। S सब शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो 1s2। फिर दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं, इसमें भी 2s2, 2p6, दूसरा ऑर्बिट का भी खत्म। अब तीसरे ऑर्बिट में जाते हैं, 3s2, 3p6। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, पहले 4s1 फिर 3d10। इसका अगर लास्ट 2 सबशेल देखें, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और S में 1 ऑर्बिटल होता है। तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। अब होगा पेयरिंग 6, 7, 8, 9, 10, यानी पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं। पर 4s1 में देखिए इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर हमको निकालना है Cu+2 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो Cu+2 यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो सबसे पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो ये 4s जो ऑर्बिटल है वो खाली हो जाएगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें। तो Cu+2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इधर पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने जाएं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में नहीं बताया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है।
तो इसे आप याद करके रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास तो देख लिया हमने। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। याद रखिएगा, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स में से न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 6.02 इंटू 10⁻19 कूलम। इसी को अगर आप पॉजिटिव कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा एक प्रोटॉन का चार्ज। और न्यूट्रॉन, जैसा कि हमें पता है कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये हो जाएगा 0। और एक बात, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स भारी होता है। तो ये भी वैल्यू याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैप में जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला लाइन दिखता है उसे क्या बोला जाता है? तो वो होता है आइसो बार। आइसो यानी इक्वल और बार यानी प्रेशर से रिलेटेड कोई टर्म, क्योंकि बार प्रेशर का एक यूनिट है। आइए इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स देखते हैं। ये गलत है। आइसो बात यानी सेम डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस। वो सारी जगह जहाँ पे वाटर सरफेस का डेप्थ सेम है उसे आइसो बात बोला जाता है। ये गलत है। आइसोनेफ यानी वो सारी जगह जहाँ पे क्लाउड्स का डेंसिटी सेम है तो उसे आइसोनेफ बोलेंगे। काउंटर लाइंस वो सारी जगह जिनका सी लेवल से हाइट बराबर है उसे हम काउंटर लाइंस बोलते हैं। आइसो बात ये देख लिया हमने। आइसोथर्म वो जगह होते हैं जिन जगहों का टेम्परेचर सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन से ऑर्बिटल का शेप स्पेरिकल होता है? याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। एस से आप रिलेट कर सकते हैं, एस यानी स्पेरिकल। जनरली 4 ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं हम, एस, पी, डी, एफ। एस का शेप स्पेरिकल होता है, पी का शेप डम्बल होता है और डी का शेप डबल डम्बल होता है। एसपीडीएफ का फुल फॉर्म भी होता है एस यानी शार्प, पी यानी प्रिंसिपल, डी यानी डिफ्यूज और एफ यानी फंडामेंटल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? एक एटम का साइज कितना होता है? एक एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर और एक न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा। और एटम्स का साइज हम लोग फर्मी में लिखते हैं और एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? अल्फा, बीटा और गामा रेज के बारे में आपने सुना होगा। इनमें से अल्फा और बीटा ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते, पर गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो इसका आंसर होगा गामा रेज। यहाँ पे आप उन सारे रेज को आप जरूर याद रखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते हैं। अल्फा बीटा हमने देख लिया। कैथोड रेज और कॉस्मिक रेज ये दोनों भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते हैं। इधर पे गामा रेज का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम। गामा रेज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं। ये लोग बिल्डिंग्स के मोटे मोटे दीवार को भी पार कर सकते हैं। इनका कोई चार्ज नहीं होता है, यानी इसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। और जबकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अगर इसका सारा क्वेश्चन आपको पहले ही देखना है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।